आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो डुप्लीकेट नाम है उसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के सभी प्रकारों के बारे में देखे, पाषाण काल को पूरे डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया और इस काल को पूरे डिटेल से हमने एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया था पिछले वाले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है? तो स्रोतों के आधार पर अगर इसको डिफाइन करेंगे, इसका परिभाषित करेंगे, स्रोत समझते हो ना, तो यहाँ पर लिखित स्रोत मिली थी, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, जो भी लिखा हुआ स्रोत मिला उसे अभी तक से पढ़ा नहीं जा सका है। तो भाई इसके बारे में पता कैसे चला? इस इतिहास काल के बारे में, इस सभ्यता के बारे में कैसे पता चला? प्रागैतिहासिक काल के बारे में जिस चीज से पता चला, यानी जो अवशेष जमीन के अंदर में मिले, ठीक है, खुदाई करने के बाद उन्हीं अवशेषों के द्वारा इस सभ्यता के बारे में, इस काल के बारे में पूरी डिटेल से पता चला। तो इसी काल के बारे में, ठीक है, तकरीबन आपको दिखाना चाहता हूं लगभग 50, ठीक है, 53 यहाँ पर पेजेस है पीडीएफ का। ये जो 53 पीडीएफ है, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको खत्म करके बताया था, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता है, याद रखिएगा। इसमें आपका 15 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपका 20 नंबर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जो आपके फाइनल सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू या फिर विदाउट एमसीक्यू 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे ताकि एक भी टॉपिक नहीं छूटे। इसीलिए इस सभ्यता के ए से लेकर जेड तक पूरी इतिहास को मैं यहां पर लेकर आया हूं। वीडियो को बर्दाश्त करके देखिएगा, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो पार्ट 2 आएगा, अगर पार्ट 2 में नहीं होगा तो पार्ट 3 आएगा, लेकिन सभी वीडियो को देखना आपको बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बात को समझिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने 12वीं में भी पढ़ के आया होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे वो तो भाई पढ़ के आए होंगे एनसीईआरटी वाला बुक। जो नहीं पढ़ के आए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर देख लीजिएगा, पूरे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, याद रखिएगा। इसमें 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सा सभ्यता का समकालीन नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके किसके समकालीन है? मेसोपोटामिया, चीनी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा एक और कोई सभ्यता दे देगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को समकालीन का अर्थ नहीं समझ में आया होगा। समकालीन का मतलब होता है उसी के काल में, ठीक है, उसी के बराबर काल में वो भी सभ्यता डेवलपमेंट में आई होगी। ठीक है, उसके पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में से उत्तम नगरीय संरचना व अनुपम चित्रकला के साथ धार्मिक जीवन शैली का उदय प्रस्तुत करता है। यानी ये चीज यहां पर ये बता रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है अपने काल में जो भी सभ्यताएं और भी थी, ठीक है, 3 सभ्यता के बारे में आपको बताया, उन सभ्यताओं में से सबसे बढ़िया नगरीय संरचना इसी का था। और जो चित्रकारी था, चित्रकला था, ठीक है, उसका भी उसमें बहुत ही ज्यादा उत्तम प्रस्तुति था। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग कला को प्रस्तुत करते थे। आगे अगर देखा जाए तो नामकरण, ये हड़प्पा सभ्यता जो नामकरण पड़ा, भाई ये कैसे पड़ा इसके बारे में देखेंगे ध्यान से। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। जब इस सभ्यता को खोदा जा रहा था, इस सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल किया जा रहा था, उस समय सबसे पहले जो हड़प्पा नामक स्थल था, ठीक है, हड़प्पा नामक जगह था, तो सबसे पहले इसी की खोज की गई थी, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है, पॉइंट में, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ना, जो रिसर्च करती है, ठीक है, पुराने चीजों में, उसके अनुसार यानी उसके नियम के अनुसार जब किसी प्राचीन सभ्यता का खनन होता है, ठीक है, उसकी खुदाई होती है, तो उस जगह या संस्कृति का नाम उसके आधुनिक स्थल के नाम पर रखा जाता है। यहां पर साफ साफ वही चीज लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी क्यों प्रचलित है। तो इसका रीजन यही चीज है क्योंकि इस संस्कृति का जो विकास है वो सिंधु नदी के यानी घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है।
हालांकि बाद में अन्य स्थलों से भी इस सभ्यता के स्थल अस्तित्व में आने लगे, जिस कारण से यह उपयुक्त नहीं रह गया। हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु व गंगा नदी के मध्य स्थित था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। कहने का मतलब है जो सिंधु नदी था, ठीक है, सभी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं थे। यानी अगर कोई स्थल यहाँ पर है, कोई स्थल यहाँ पर है, ठीक है, और इस तरीके से उनकी जो नदियाँ थी, अलग अलग नदियाँ थी अलग अलग स्थल का, तो वो सारे नदियाँ, ठीक है, एक नदी में आकर मिलती थी, सिंधु नदी में, ठीक है। यहाँ पर ये सिंधु नदी है, तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। ऐसा नहीं कि सारे स्थल इसी घाटी या इसी नदी पर स्थित है, सभी अलग अलग जगह पर स्थित है, ठीक है। जिस कारण से बहुत सारे जो इतिहासकार है, ठीक है, वो नहीं मानते थे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम होनी चाहिए, क्योंकि इसका अलग अलग नाम दिया जाने लगा, जैसे कि सरस्वती सभ्यता। इसके अलावा देखिए, सिंधु वासियों ने पहली बार कांच से कैसे बनता है, तो टीन और तांबा को मिलाकर बनाया जाता है। आपको पता होगा ताम्र पाषाण काल में ही तांबे की खोज की गई थी, ठीक है, जस्ट उसी टाइम से ही ये सभ्यता भी प्रचलित में था। तो तांबा को टीन में मिलाकर कांस्य का भी खोज कर दिया गया था सिंधु वासियों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इस आधार पर इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ताम्रपाषाण सभ्यता भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जितना नाम है, कैसे कैसे किसका नाम क्या पढ़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन में, तो वो चीज़ मैं आपको डिटेल से बताते जा रहा हूँ। आगे देखिए, पहली बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण और शहरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। यानी पहली बार इस सभ्यता के बारे में पता चला, और इस सभ्यता में शहरीकरण की खासियत थी, यानी पूरा सभ्यता एक शहरीकरण था, शहर के जैसा था, जिस कारण से इसका नाम प्रथम नगरीकरण भी रखा गया, या इसका नाम शहरीकरण सभ्यता भी बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि काल का निर्धारण, ठीक है, इसका काल का निर्धारण, जो समय होता है ना, वो समय का निर्धारण अलग अलग विद्वान जो थे ना, वो अलग अलग दे रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर इस दिशा में सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि, यानी जॉन मार्शल के द्वारा क्या तिथि बताया गया था कि भाई ये जो सभ्यता है ना, वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई। और यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो डीपी अग्रवाल क्या कहते हैं, इसके अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इसी प्रकार अगर आगे देखा जाए मृन मृदाओं के अनुसार, यानी उसके आधार पर 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रखा गया है। तो भाई सभी अलग अलग बताएंगे तो मानेंगे किसका, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो भी पुरानी चीज़ें ज़मीन के भीतर से निकाली जाती थी इनके द्वारा, उसको एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता था, जिस मशीन का नाम था कार्बन डेटिंग मशीन। वही मशीन के द्वारा इस काल का जो निर्धारण है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है, माना गया है, ठीक है। और इसी काल को अभी तक से 100% सही काल माना गया है इस मशीन के आधार पर। और ये चीज़ आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हालांकि मैं एनसीईआरटी ही आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे डिटेल से। तो अलग अलग राइटर वाला बुक में आपको अलग अलग अगर मिलेगा, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सारे डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से अलग अलग विद्वान इस काल को अलग अलग डिफाइन किए हैं। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, रेडियो कार्बन तकनीक को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा टेबल दिया गया है कि जॉन मार्शल ने क्या बताया था, काल का जो डेट था वो, अर्नेस्ट मैके ने क्या बताया था, माधव स्वरूप वत्स ने क्या बताया था, सीजे गैड ने क्या बताया था, इस तरीके से, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, सारा पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम में आप बिना इस वीडियो लेक्चर को पढ़े हुए अगर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो, बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ और टॉपिक वाइज सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, हड़प्पा कालीन स्थलों की अवस्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य। जो भी हड़प्पा काल सभ्यता में स्थल मिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनकी खोज कब हुई, उनको किसने खोजा, उस जगह पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों से भी ज्यादा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सोच लीजिए 1000 स्थल से भी ज्यादा स्थलों की जानकारी वर्तमान तक पता चल चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। और वो 6 कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चहुंदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगन तथा हरियाणा का हिसार जिले में स्थित बनावली, ठीक है। चलिए बहुत सारे स्थल का यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानते हैं।
इसका जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी को माना गया है। इसके अलावा MS वत्स और व्हीलर भी इनकी मदद की और इसकी खुदाई 1921 से स्टार्ट हुई थी और 1946 में इसका खुदाई खत्म हुआ था, पूरी तरीके से खोदा गया था। आज के टाइम में ये कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में कहां पर है? पंजाब रावी प्रांत के मांटगोमरी जिला में है, ठीक है। आगे देखिए ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अब समझते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था, ठीक है, वहां पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वहां पर कांस्य गाड़ी यानी कांसे की एक गाड़ी मिली है, अन्य भंडार गृह यानी अनाज को जमा करने वाला घर मिला है, धोती पहनने की मूर्ति मिली है, गरुड़ चित्रित मुर्दा मिला है, श्रमिक का आवास मिला है, कांस्य दर्पण, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, तान पैमाना, गधे की हड्डी, मोहरों पर एक नंगी पशु, इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, R37 आदि, ठीक है। देखिए R37 जो दिख रहा है ना, तो वहां पर R37 लिखा नहीं था, इस लिपि को तो पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो फिर R37 कैसे नाम रख दिए? उस जगह पर R के जैसा लिखा हुआ था, R नहीं था और 37 लिखा था कब्रिस्तान में, जिस कारण से उस कब्रिस्तान में नाम रख दिया गया R37। तो ये सारा कुछ हड़प्पा स्थल जगह पर मिली थी। आपको डिटेल से सभी चीजों के बारे में समझना होगा और याद करना होगा कि कौन सा साक्ष्य कहां पर मिला था। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में तो यहाँ पर देखिए इसके उत्खनन जो करता थे वो राखालदास बनर्जी थे और साथ ही साथ मार्टमिर व्हीलर, और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। आधुनिक स्थिति यानी आज के टाइम में ये कहाँ पर है? तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, वो पंजाब में था तो ये सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिला में। आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ पर देखिए ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये सिंधु नदी किनारे अवस्थित है, जबकि हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो देखिए। यहाँ पर जो मिला है ना वो 3 मुख वाले देव के, जिसको पशुपति भी बोला जाता है, पुरोहितों का आवास मिला है, महाविद्यालय, महास्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य को नग्न नारी मूर्ति यानी जो कांस्य की एक मूर्ति मिली है जो पूरे नग्न अवस्था में है, दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, कुम्हार के 6 भट्ठे, हाथी का कपाल खंड मिला है, प्यांस की बनी गिलहरी मिली है, चमकता हुआ बंदर का चित्र मिला है और एक भंगी पशुओं वाली मुद्राएं आदि मिली है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं तो चौहुदड़ो के बारे में ध्यान से समझते हैं। इसकी खुदाई जो थे वो मजुमदार ने किए थे, ठीक है, और मायके ने। इसका खनन 1931 ईस्वी में हुआ था। आज के टाइम में भी ये भी पाकिस्तान में ही, पंजाब में ही है, ठीक है। आगे देखिए, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए वो ध्यान से देखिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य यहाँ पर मिला है, यानी वहां पर पंजे मिले होंगे, आगे आगे कुत्ता होगा, पीछे पीछे बिल्ली होगा, दोनों के पंजे इस तरीके से होंगे। इसके आधार पर यहाँ पर देखा गया है। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, मन के बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार, ईंट, काजल, पाउडर, कंघा, उस तरह 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वालों मृदा आदि, ठीक है, ये सारा कुछ मिला है। ओवरऑल अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौहुदड़ो में क्या मिलता है तो मैक्सिमम लेडीज वाले चीजें मिलती है, ठीक है। लेडीज का जो मेकअप वाला जो सामान होता है ना, आप यहाँ पर देखिए ना, काजल, पाउडर और कंघा, उस तरह ये सारे क्या कौन इस्तेमाल करते हैं? लेडीज इस्तेमाल करती है, तो वो चीज़ यहाँ पर मिला है। इसके अलावा भी और चीज़ मिली है जो यहाँ पर लिखी गई है। आगे समझते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है ना वो गुजरात में है, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा गया है। इसका जो उत्खनन करता है, ठीक है, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1957 ईस्वी में। आज के टाइम में ये गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। आगे यहाँ पर देखिए, और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर क्या मिला तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका बंदरगाह यानी डॉक यार्ड मिला है, ठीक है। बंदरगाह आप लोग जानते हो ना, जो समुद्र के किनारे जो पानी जहाजों का रुकने वाला जो जगह रहता है, देखा जाए तो एक तरीके से समुद्री स्टेशन, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। युग्म समाधान, वृत्ता आकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृन मूर्ति, गोदीवाड़ा 3 युग्मित समाधि, पूर्ण हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि, ठीक है। आगे देखिए, स्थल आपका कालीबंगा। इसकी खुदाई अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है, और साथ ही साथ बीवो लाल ने। और ये कब खुदाई किया गया था? 1953 से लेकर 1960 ईस्वी तक। आधुनिक स्थिति यानी आज के टाइम में ये आपका राजस्थान में स्थित है, गंगानगर में। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या मिले हैं तो जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ पर मिला है, नक्काशीदार ईंटें मिली है, लकड़ी की नाली, ठीक है, बेलनाकार मुहरे, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़िया, कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं और पकी मिट्टी का हल भी मिला है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी का हल भी मिला है। आगे देखिए, आगे आपका बनावली, ठीक
ठीक है। बनावली में क्या क्या चीजें मिली है, सबसे पहले इसके उत्खननकर्ता के बारे में जानते हैं। तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 ईस्वी में, ठीक है। आधुनिक स्थिति यानी आज के टाइम में ये हरियाणा हिसार में स्थित है और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है, जौ, मिट्टी का हल यानी जो खिलौना रहता है ना वही मिट्टी का हल, क्योंकि अगर किसान मिट्टी का हल बनाएंगे तो वो टूट जाएगा ना, इसीलिए वो खिलौने बनाते थे, ठीक है। तांबे के बानान, 2 संस्कृतियों के अवशेष, नगर योजना शतरंज के विसात जैसी, मिट्टी से बना हल का खिलौना, स्वर्णपट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी, ये सारा कुछ बनावली में मिला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो स्थल है वो आपका रंगपुर है। इसके उत्खनन करता है MS वत्स। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में हुई थी और ये वर्तमान में गुजरात में ही स्थित है। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, मादर नदी के। और यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो 3 संस्कृतियों के अवशेष, गेहूं की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति, नालियां, कच्ची ईंट का दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार बाजरा, ये सारे साक्ष्य इस जगह पर मिले थे। आगे देखिए, आगे स्थल आपका रोपड़। तो रोपड़ स्थल का जो उत्खनन करता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा थे, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। और इसकी खुदाई 1955 से लेकर 1956 तक की गई थी। आधुनिक टाइम में ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे वो थे आपके मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला था। साथ ही साथ तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की भी साक्ष्य इसी जगह पर मिली थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर कोलदीजी, ठीक है। अब इस जगह का उत्खनन करता कौन थे, तो पुरिये थे, ठीक है, और अफजल खां। और इसका जो खुदाई था वो 1935 से 1955 ईस्वी तक हुआ था। आधुनिक टाइम में ये सिंध यानी पाकिस्तान में जो सिंध है उस जगह पर अवस्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या क्या मिला था, पत्थर के बानारा, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों का चुल्दा। आगे स्थल है आपका सुतका गेंडोर। इसकी खुदाई RL स्टीन ने की थी 1927 ईस्वी में। आज के टाइम में ये पाकिस्तान के बालूचिस्तान जगह पर स्थित है और यह दासक नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो बंदरगाह, 3 संस्कृतियों का साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टानों पर अवस्थित मानव, अस्थि राख, जो अस्थि होता है ना उसका राख से भरा हुआ बर्तन मिला था। और ये लोन यहाँ पर हो जाएगा बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, ठीक है। आगे स्थल आपका सुरकोटदा, ठीक है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की थी 1964 से 1982 ईस्वी तक। आज के टाइम में ये गुजरात में अवस्थित है। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, चेनाब नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले, हड्डी, कलश समाधान, तराजू का पलड़ा, जम्मू से चट, ग्लेड, हड्डी का वनाग्र, मोहर आदि, ये सारे साक्ष्य यहाँ से मिले थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आपका राखीगढ़। राखीगढ़ सूरज भान ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। इस जगह की खुदाई सूरज भान ने की थी। आज के टाइम में यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ पर क्या क्या मिले थे, तांब के उपकरण यानी ताम्र के उपकरण मिले थे, हड़प्पा लिपि युक्त मुर्दा मिला था। इसके अलावा आलमगीरपुर, ठीक है, इस स्थल के जो उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे और इसकी खुदाई 1958 में हुई थी। आज के टाइम में ये उत्तर प्रदेश यानी UP के मेरठ में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो मृत भांड बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी, ठीक है। आगे देखते हैं मांडा। मांडा देखिए यहाँ पर ध्यान से इसके बारे में पॉइंट वाइज डिटेल से दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अखनूर जिले में चिनाव नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो 1982 ईस्वी में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। हड़प्पा कालीन मित्र भांड तथा मिट्टी के ठीकरे मिले थे। यहाँ पर क्या क्या मिली थी, हड़प्पा कालीन मित्र भांड तथा मिट्टी के ठीकरे मिले थे। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राग सैंधव तथा उत्तर सैंधव मिले हैं। अगला स्थल आपका आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ जिले में हिंडन नदी यानी यमुना की सहायक के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था और यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल था, ठीक है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ रोटी बेलन की चौकी तथा कटोरे के अनेक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए दैमाबाद में। तो दैमाबाद में क्या क्या मिला है, महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या मिला था, तो सैंधव प्रकार का एक मानव समाधान भी मिलता है जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है, ठीक है। इसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। जिस तरीके से आज के टाइम में लोग जो दफनाते हैं ना मुर्दे को, वो उत्तर और दक्षिण की तरफ ही दफनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिटाया गया था। आगे आपका गर्त में ईंटों की चिनाई करने के उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी मिला था। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त भी हुआ है, ठीक है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है।
अगला स्थल आपका सुतका गेंडोर। यह दासक नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। यहाँ से कोई मुहर अथवा उत्कीर्ण वस्तुएं नहीं मिली है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया कि किन किन स्थलों की खुदाई कब हुई थी, किसने किया था, वहां पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आगे अगर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, शहरीकरण या नगरीकरण संरचना के बारे में देखेंगे, कृषि प्रणाली को देखेंगे, पशुपालन व्यवस्था को देखेंगे, कारीगरी एवं शिल्प कौशल के बारे में डिटेल से जानेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ राजनीतिक संगठन के बारे में भी जानेंगे और हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के भी बारे में जानेंगे और धार्मिक प्रथा और परंपरा उस सभ्यता की कैसी थी इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हड़प्पा लिपि के बारे में भी जानेंगे। और इसी प्रकार सारे टॉपिक को डिटेल से जानने के बाद सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस कारण से हुआ था, कैसे कैसे अनेक इतिहासकार बताते हैं, वो सारा कुछ जानेंगे। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपको छूटे ना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।